आज सोनिया जी ने फिर से अपने लेख में ईरान मामले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि यह सब मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती की वजह से हो रहा है। अब सवाल यह, पहलगाम, कश्मीरी पंडित, बांग्लादेश पर सोनिया गांधी ने चुप्पी क्यों साधी थी? सेलेक्टिव चुप्पी क्यों? सेलेक्टिव आर्टिकल्स क्यों? मोदी सरकार की विदेश नीति पर सोनिया गांधी का दाव क्या गलत है, और हाँ तो कैसे? पाठशाला में एक कंप्लीट चैप्टर आपके सामने रख रही हूं, तो शुरू करें। गाजा पर भारत खामोश है, यह है हेडर। आज पाठशाला में सोनिया गांधी के इस दावे का फैक्ट चेक करना जरूरी है। आज भी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है सोनिया गांधी जी। उन्होंने न्यूज़पेपर में मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए एक आर्टिकल लिखा है, लेख। अब आप लोग कहेंगे क्या बात हो गई, अगर लिख भी दिया आर्टिकल तो क्या हो गया? देश में इतनी चीजें चल रही हैं, उस पर आर्टिकल लिखा ही होगा। नीट पेपर लीक हो गया, उस पर लिखा होगा। आपको लगता होगा कि राम मंदिर चंदा चोरी, हो सकता है उस पर आर्टिकल लिखा हो। आपको दिख रहा है ना बगल में आर्टिकल। सोनिया गांधी ने यह आर्टिकल किसी घरेलू मुद्दे पर नहीं बल्कि गाजा पर लिखा है, और आर्टिकल का शीर्षक है गाजा पर भारत खामोश है जबकि दुनिया आवाज उठा रही है। यह आर्टिकल है, अंग्रेजी में है, इंडिया रिमेन्स साइलेंट ऑन गाजा, द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू स्पीक अप। सोनिया गांधी ने इस लंबे चौड़े आर्टिकल में गाजा में मारे गए लोगों के लिए एक बेहद ही भावुक लेख लिखा है। आर्टिकल पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि हर शब्द भावनाओं के सैलाब में डूबा हुआ है। गाजा के लोगों के लिए सोनिया जी के इस लेख को जब आप इंसानियत के तराजू पर तौलेंगे ना, तो आपको कुछ गलत नहीं लगेगा। भाई, हम लोग भी इंसान हैं। बच्चों की लाशों को अगर देखेंगे, बिलखती हुई माओं को देखेंगे, वो कोई भी मुल्क हो, तो हमारा भी कलेजा पसीजेगा। लेकिन उसी इंसानियत के तराजू पर जब एक पलड़े में भारत में रह रहे उन लोगों को रखेंगे जिनके दुख और संघर्ष भारत ही की जमीन पर कांग्रेस ही की सरकारों में इस देश ने देखे हैं, तो आईने की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा और सवालों की दीवार लगातार खड़ी होती चली जाएगी। सोनिया जी की तकलीफ इस एक आर्टिकल के हर एक वाक्य में गाजा में रह रहे लोगों के लिए दिख रही है। लेकिन अफसोस और हकीकत ये कि ऐसा कोई आर्टिकल कभी भी कश्मीरी पंडितों के पलायन पर उनकी तरफ से नहीं आया। पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर कभी ऐसा कोई आर्टिकल नहीं आया। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर, उनकी हत्या किए जाने पर ऐसा तकलीफ वाला शब्दों का सैलाब और ऐसा आर्टिकल कभी नहीं देखने को मिला। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या पर स्टेटमेंट तो जारी हुआ, लेकिन ऐसा लंबा लेख कभी हमें देखने को नहीं मिला। पुलवामा पर सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले पर पॉलिटिक्स तो बड़ी देखी, लेकिन इतना लंबा लेख शायद वक्त का अभाव रहा हो। लेकिन दिल्ली से 4192 किलोमीटर दूर गाजा के लिए जो लिखा है, उफ, उसका एक अंश आपको पढ़कर सुना देती हूं। और उस अंश को मैं पढ़कर सुनाऊं उससे पहले गाजा का ज्योग्राफिया थोड़ा सा आपको समझा देती हूं कि कहां है, क्या है, कैसे है। देखिए, फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। इसी गाजा स्ट्रिप, उसके एक इलाके को गाजा कहते हैं। गाजा पट्टी भी कहते हैं, गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं। वहां पर एक इलाका है जिसे गाजा कहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इसी इलाके से इजराइल पर हमला किया था। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने जवाबी हमला किया, पूरे गाजा पट्टी पर हमला कर दिया, और वो अभी भी जारी है। इजराइल के इस हमले में गाजा में अब तक 71,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा कहते हैं। 20 लाख लोग इजरायली हमले से बचने के लिए गाजा छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि इजराइल और हमास के बीच का ये संघर्ष बहुत पुराना है। हमास गाजा पट्टी में अपना एकमात्र राज्य चाहता है और इजराइल को देश के रूप में वो नहीं मानता है। वहीं इजराइल हमास को आतंकी संगठन मानता है। इसी गाजा के बिगड़ते हालात पर सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने लिखा कि गाजा में हुई तबाही पर भारत सरकार अकेली ऐसी आवाज है जिसने चुप्पी साध रखी है। मोदी सरकार की चुप्पी सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हितों के लिहाज से भी समझ से परे हैं,
ये सोनिया जी कह रही हैं। भारत ने अपने राजनीतिक हितों और नैतिक मूल्यों दोनों से समझौता कर दिया है, मैडम ने ऐसा लिखा है। बदले में हमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती मिली है, यह भी उस आर्टिकल में लिखा है। अब शायद सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखते वक्त संवेदना के चक्कर में फैक्ट को मेंशन करना भूल गई हैं। फैक्ट क्या है मैं आपको बताती हूं। जानना चाहते हैं ना फैक्ट क्या है ना? इतिहास के तराजू पर तौलकर आपको फैक्ट बता दूं मैं। फैक्ट यह है कि गाजा में इजरायली हमलों को लेकर एक दो बार नहीं, कई बार भारत सरकार आपत्ति जता चुकी है। और मैं आपको आंकड़े देती हूं तारीख सहित। यही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने नवंबर 2023 में इजरायल के हमलों पर कहा था कि मासूम नागरिकों की मौत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जब इजरायल हमला कर रहा था, बताइए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल क्या खामोशी होता है? इसे ये कहेंगे कि आवाज नहीं उठा रहा कोई? फिर आता है मई 2024, राफा पर इजरायल की कार्रवाई पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई, चिंता जाहिर की। गाजा मामले में विदेश मंत्रालय ने साफ स्टैंड लिया, कहा यह मानवीय संकट है, सिंपली अनएक्सेप्टेबल, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। जिस मोदी सरकार पर चुप्पी रखने का आरोप लगाया जा रहा है इस आर्टिकल में, इजरायली हमले के बाद फिलिस्तीन के लिए आप जानते कितने मिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई है? कोई बता सकता है कितने मिलियन? रवि नहीं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 12 मिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद भेजी है भारत सरकार ने। इसे चुप्पी कहेंगे? यह गाजा का सच है, केवल कथनी नहीं है, करनी भी है। यह गाजा पर भारत का आधिकारिक स्टैंड है। दुनिया में कहीं भी अगर मासूम लोगों की मौत होगी तो दुखद है। इंसानियत के नाते भी कोई सही इसे नहीं ठहरा सकता। लेकिन जो लोग इसे सियासी चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं और आदी है, उन्हें हर मौत पर सेलेक्टिव तकलीफ होती है। अब आपको एक और सच बताती हूं। जिस फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर पूरी कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी है, यह जताने की कोशिश में राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि इजरायल के चक्कर में मोदी फिलिस्तीन को भूल गए। अब यह सब देख और सुनकर आपको क्या लगता है? यही लग रहा होगा ना कि कांग्रेस सरकार फिलिस्तीन के साथ गहरी दोस्ती रख रही थी, बेस्ट फ्रेंड होगी, एकदम पक्के होंगे ये लोग, और मोदी सरकार ने इस बेस्ट फ्रेंडशिप को तोड़ दिया होगा। फैक्ट क्या है आपको बताऊं मैं? फैक्ट बताते हैं आपको। ये फैक्ट आपके सामने रख रही हूं। 1998 में फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई थी, सॉरी 88 से 1988। ये वो तारीख, ये वो साल था जब जो है, ये वो साल था जब फिलिस्तीन को मान्यता मिली। तब से कांग्रेस सरकार जो है कितने साल रही? 16 साल रही। कांग्रेस समर्थित सरकार कितने साल रही? 2 साल रही। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कितने रहे? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। यह आंकड़ा ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की सरकार रही 16 साल, समर्थित सरकार रही 2 साल, 16 + 2 कितने हो गए? लगभग 18, लगभग मान लीजिए। और इन सालों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री कितने रहे? राजीव गांधी रहे, नरसिम्हा राव रहे और मनमोहन सिंह रहे। अब आपसे एक सवाल पूछूं, इनमें से कितने लोग गए होंगे फिलिस्तीन? कोई आइडिया है? इन तीनों में से कोई एक? बिस्वा, मैं दर्शकों से पूछती हूँ। मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह, अच्छा, एक नाम आया मनमोहन सिंह। फिर नरसिम्हा राव? नहीं। राजीव गांधी, ओके, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, यहां से जवाब आया कि ये लोग गए होंगे। इन तीनों में से फिलिस्तीन कोई भी नहीं गया। फिलिस्तीन पहला प्रधानमंत्री कौन होगा जो गया होगा? कोई आइडिया? बुलेट? इंटेलिजेंट। फिलिस्तीन जाने वाला इस देश का, भारत देश का पहला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के 3 साल के भीतर ही नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के आधिकारिक दौरे पर चले गए। मोदी सरकार बनते ही तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2015 में फिलिस्तीन गए और फिलिस्तीन जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति भी वही बने।
मतलब जो कांग्रेस फिलिस्तीन पर अंधा प्यार बरसा रही है, फिलिस्तीन का झोला कंधे पर रख रही है, उसका इतिहास बता रहा है कि असल में ये मगरमच्छ के आंसू हैं। हुक्म, असल में ये क्या है? मगरमच्छ के आंसू। ये प्यार केवल दिखावा है, छलावा है, और इस दिखावे की सबसे बड़ी वजह है वोट बैंक। और ये मैं नहीं कह रही, बीजेपी का आरोप है। सुनिए। Those who are penning articles on Gaza, they tweet on Rafah, they carry the bags, they are silent eloquently on Hindus in Dhaka. It shows that even Videsh Niti becomes subject of vote bank नीति। तो बीजेपी गांधी परिवार के सिलेक्टिव अप्रोच को निशाने पर ले रही है। भाई मौका मिल गया ना, विदेश नीति पर बदलते सियासी स्टैंड को वो मुद्दा बना रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया की जंग के वक्त यही कांग्रेस केंद्र सरकार पर अमेरिका और इजराइल के दबाव में चुप्पी साधने का आरोप लगा रही थी। सवाल पूछ रही थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता की अमेरिका और इजराइल ने हत्या कर दी, भारत चुप रहा। जबकि ईरान ने, फैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नेता अली खामनेई के आखिरी विदाई वाले कार्यक्रम में बुलावा भेज दिया है। मतलब ईरान को भारत की विदेश नीति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में विपक्ष को बहुत परेशानी है। आज सोनिया जी ने फिर से अपने लेख में ईरान मामले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि यह सब मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती की वजह से हो रहा है और इजराइल की दोस्ती से भारत को नुकसान हो रहा है। तो हुक्म, आज आपको इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास में इतिहास के थोड़ा सामने खड़ा कर देती हूं। टाइम मशीन में बैठेंगे आप लोग? ले चलूं 64 साल पीछे? चलिए फिर। एक किस्सा है 1962 का। भारत चीन से अपनी सबसे मुश्किल जंग उस वक्त लड़ रहा था। आजादी के सिर्फ 15 साल हुए थे। चीन भारत के कई सारे हिस्सों में घुसा जा रहा था। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तब इजराइल के प्रधानमंत्री थे डेविड बेन गुरियन, उनसे हथियार और गोला बारूद की मदद मांगी। भाई दोस्त है, मांग ली। लेकिन इस मदद के साथ पंडित नेहरू ने यह शर्त रखी कि इजराइल अपने झंडे के साथ मदद नहीं भेजेगा। मदद तो भेजे पर झंडे वाले मदद हमें नहीं चाहिए। इस शर्त की वजह से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन शर्त की वजह पता है क्या थी? नेहरू को लगा कि अरब देश से उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, क्योंकि यहूदी मुल्क है, क्योंकि अरब के देशों से इजराइल के संबंध तनाव से भरे हुए थे। अब नेहरू के इस पहल के बाद, या नेहरू के इस रिक्वेस्ट के बाद, इजराइल क्या करता बताओ? इजराइल को क्या करना चाहिए था? बगैर झंडे के मदद भेजनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन इजराइल है ना वो। नेहरू के इस कथन के, इस रिक्वेस्ट के बाद इजराइल ने पहले तो मना कर दिया, फिर शायद रवि उस वक्त मौजूद रहे होंगे 64 साल पहले तो इजराइल ने बात मान ली। उसने बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी झंडे के भारत को मदद दे दी। फिर आया साल 1971। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में फिर से इजराइल से मदद मांगी। इजराइल का दोस्त अमेरिका भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पक्ष में था उस वक्त, लेकिन इंदिरा गांधी की एक गुजारिश पर इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ईरान जा रहे हथियारों के जहाज को भारत भेज दिया।